Good morning, student. Class 7, Geography portion. Chapter number 3, Our Changing Earth. Page number 135. We study about earthquake in previous lecture, and we know and we read the Richter scale can be felt to noted be earthquake. So is this type of table with date, location, magnitude means ये dates हैं और ये locations हैं जहाँ पर dates different dates पे earthquake Richter scales पे noted किया गया. According to the Richter scale, 2.0 or less magnitude on the Richter scale can be felt only a little. यानी 2.0 और उससे कम ये अर्थक्वेक डेंजर नहीं माने जाते हैं, ये स्मॉल अर्थक्वेक माने जाते हैं जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती. बट 6.0 और हायर considered strong and major earthquake. 7.0 is classified as a major earthquake. 6.0 strong earthquake माना जाता है. 7.0 तो बिल्कुल major earthquake जहाँ पे प्रॉब्लम फेस की जाती है. और ये जो मैप है आपका, इसमें ये बताया गया कि ऐसे कौन से एरियाज है जहाँ पर मेजर अर्थक्वेक आने के बाद वॉल्केनो डिस्ट्रैक्ट होते हैं. ये आपके पेज 135 पे दिया गया है, आप देख लीजिएगा. मेजर लैंडफॉर्म ऑन द अर्थ. द लैंडफॉर्म्स आर कंटिन्यूअसली वर्न डाउन बाय एक्सोजेनिक फोर्सेस. द टू प्रोसेस आर नोन एज वेदरिंग एंड इरोजन. देखो, एक्सोजेनिक यानी बाहर से लगने वाली एक्सटर्नल फोर्सेस हमने पढ़ा था. फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एक्सोजेनिक फोर्स के बारे में. जो एक्सटर्नल फोर्स जो सन की रेज, वेदरिंग, टीयरिंग, विंड, रिवर्स, ओशियंस, वेव्स, ग्लेशियर, इनके थ्रू जो अर्थ की क्रस्ट के ऊपर से प्रेशर पड़ता है, उसके बाद क्या क्या चेंजेस देखने मिलते हैं वो हम एक्सोजेनिक फोर्स में इंक्लूड करते हैं. वेदरिंग is a disintegration of rocks into smaller fragment on the place itself. तो वेदरिंग से यानी वेदर के अकॉर्डिंग रॉक्स के जो इंटीग्रेशन होता है, यानी जो रॉक्स के पार्टिकल्स टुकड़े होते हैं, वो वेदरिंग के थ्रू होता है. इरोजन इज वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट नेचुरल एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस. और इरोजन जो हम देखते हैं यानी जो क्रस्ट के ऊपर जो सॉइल वगैरह होती है उसके अंदर जो हम चेंजेस देखते हैं वो इरोजन कहलाता है. और ये किस वजह से होता है? ये विंड के प्रेशर से होता है, वाटर के प्रेशर से होता है, आइस की वजह से होता है. द इरोडेड मटेरियल गेट्स ट्रांसपोर्टेड एंड डिस्पोर्टेड अनदर प्लेस बाय विंड, वाटर एक्सेट्रा. तो क्या देखते हैं हम कि विंड, वाटर एक्सेट्रा की वजह से जो चेंजेस होता है एक जगह से तो दूसरी जगह जब ये डिपॉजिट जाते हैं तो वहां पर भी ये एक्स्ट्रा हो जाने की वजह से चेंजेस होते हैं. एंड लीड्स टू फॉर्मेशन टू वेरियस टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म. और इसकी वजह से हम अलग अलग लैंडफॉर्म्स जो है अर्थ पर देखते हैं. जैसे वाटर हुआ, वाटर अपने साथ सॉइल बहा के ले जाता है. जहां वाटर की स्पीड नॉर्मल हुई, कम हुई, उसने अपने साथ बहा के लाई हुई सॉइल्स को वहीं छोड़ दिया और आगे की तरफ मूव हो गए. तो हमने क्या देखा? एक तरफ से सॉइल का हट जाना और दूसरे एरियाज में सॉइल का जम जाना. तो दोनों ही जगह पर चेंजेस देखने मिले. ये होता है इरोजन. वर्क ऑफ अ रिवर. तो रिवर का क्या वर्क है? रिवर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एजेंट ऑफ चेंज. एक बहुत बड़ा एजेंट है रिवर चेंजेस के अंदर. कैसे? Water wears and tears are the rocks on its way and transport the loose and unconsolidated material known as silt
वाटर जो रिवर का वाटर है वो जब स्पीडली रॉक से टकराता है तो बार बार टकराने की वजह से रॉक्स के टुकड़े होने लगते हैं, बारीक बारीक से जो कण है उससे अलग होने लगते हैं, उसके जो पार्टिकल्स कहलाते हैं। और जब वो पार्टिकल्स उससे दूर होते जाते हैं तो रिवर्स जो है अपने वाटर के साथ उसे आगे की तरफ ले जाती है। तो उस पार्टिकल्स को, रॉक्स के वो पार्टिकल्स जो वाटर प्रेशर की वजह से अलग होते हैं, उसे हम सिल्ट कहते हैं। तो ये जो पैराग्राफ है मैं पढ़ती हूँ आपको, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। Silt along its course and deposits its near its mouth, forming a delta. The course of the river can be divided into upper course, middle course, and lower course. Throughout its course, from its source to mouth, the river forms a large variety of landforms through erosion, transportation, and deposition. In the upper course, the river tumbles down the steep mountain slope. Therefore, its velocity, its erosion, and transporting power are at the maximum. The landscape found in the upper course are gorges, V-shaped valley, waterfalls, oxbow lake, floodplains, natural levees and deltas. तो ये जो टॉपिक्स हैं आपके दे रखे हैं आपके बुक में, पेज नंबर 136 to 137 तक, ये क्या है? ये मैम ने अभी जो पढ़ा अपर कोर्स, अपर कोर्स, मिडल कोर्स, ये जो मैम ने पढ़ा ये क्या है? इसको मैं आपको एक पिक के थ्रू दिखाती हूँ। वेट फॉर सेकेंड स्टूडेंट, लुक एट दिस इज रिवर पिक्चर कि रिवर किस तरह से ऊपर से नीचे आ रही है। और ये जो हमने पढ़ा ना, अपर कोर्स, मिडल कोर्स एंड लोअर कोर्स, that is called upper course, that is called middle course and that is called lower course. तो रिवर को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है जब वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करती है। रिवर ऊपर से नीचे की तरफ जब फ्लो करती है, माउंटेन से नीचे की तरफ जब फ्लो करती है, तो उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, अपर कोर्स, मिडल कोर्स, अपर कोर्स, मिडल कोर्स एंड लोअर कोर्स। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कि अपर कोर्स क्या है, मिडल कोर्स क्या है, लोअर कोर्स क्या है। तो किस तरह ये फर्स्ट आपका टॉपिक है, देखिए ये आप लोगों को सबको पता है कि मैनी ऑफ रिवर्स फ्लो ऑन द माउंटेन्स माउथ। तो अपर माउंटेन से जब रिवर फ्लो करती आती है तो ये रेनबो एंड स्नो, ये आपको पता ही है, ये ग्लेशियर्स होते हैं, ये लेक होती है। लेक जानते हो ना आप, झील जहाँ पानी कलेक्ट होता है माउंटेन्स के ऊपर। ठीक है, तो ये जब रिवर जब फ्लो करती हुई नीचे की तरफ बहती है तो ये नीचे की तरफ पहले गिरती है, माउंटेन से नीचे की तरफ पहले गिरती है। तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको वाटरफॉल कहते हैं। झरना, वाटरफॉल गिर रही है। अब ये यहाँ तक ऊपर से नीचे गिरने तक, यानी जहाँ उसका माउथ है वाटरफॉल का, जहाँ से वो गिरी, वहां तक ये अपर कोर्स हमारा खत्म हो जाता है। अब जहां ये गिरता है पानी वाटरफॉल का, यहां से हमारा मिडल कोर्स स्टार्ट होता है। तो ये मिडल कोर्स जब यहाँ पानी बहकर गिरता है तो आप देखिए कि ट्रिब्यूटरीज दे रखी है। ट्रिब्यूटरीज यानी कोई और छोटी सी रिवर आके इस रिवर के साथ मिल रही है। तो एक बड़ी रिवर में किसी छोटी रिवर का मिलना, या किसी भी रिवर में किसी अदर रिवर का आकर उसके रिवर के वाटर का मिल जाना, तो किसी रिवर में किसी रिवर का मिलना,
तो जो रिवर मिल रही है उसे हम उस रिवर की ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिब्यूटरीज। किसी रिवर में किसी दूसरी रिवर का आके मिलना, और जो रिवर मिलती है किसी दूसरी रिवर में, तो मिलने वाली रिवर को हम उसकी ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। ट्रिब्यूटरीज ये दे रखा है, ट्रिब्यूटरीज ये दे रखा है। ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदियां, जो सहायक बन रही हैं, सपोर्टेड बन रही हैं, ट्रिब्यूटरीज। नेक्स्ट देखते हैं हम फ्लड प्लेन। तो ये जो प्लेन्स एरिया आप देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये जो एरो मार्क आपका बताया गया इसमें, ये फ्लड प्लेन्स का कैसे बनते हैं? In the lower course, the movement of the river is slow. The river at that times overflow its bank. This leads to flooding of nearby areas. As it floats, it deposits layer of fine silt and other sediments along its banks. This leads to the formation of flat, fertile flood plains. Means के वो फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं? जब रिवर यहां से स्पीड में बहते हुए आ रही है, स्पीड में, और जब ये आती है तो इसके साथ यहाँ ट्रिब्यूटरी भी मिल रही है। ट्रिब्यूटरीज मिलने के साथ साथ क्या देखा जा रहा है कि बहुत स्पीड में है, और जब यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर, क्योंकि ये देखिए आप, यहाँ से झुकाव एरिया है, यहाँ आके प्लेन एरिया बन जाता है, ठीक है। तो ये जब प्लेन एरिया है तो यहाँ आके इसका क्या होगा, इसका रिवर का फॉर्मेशन, जो इसका फ्लोइंग पॉइंट होगा वो थोड़ा धीमा हो जाएगा। अब ये धीमे होने की वजह से ये अपने साथ लाए हुए सिल्ट्स वगैरह यहीं छोड़ देती है, और यहाँ छोड़ने के बाद जब ये आगे की तरफ मूव कर जाती है, और क्योंकि रिवर सीजनल रिवर होती है, कई रिवर सीजनल रिवर होती है, ज्यादातर रिवर सीजनल होती है, यानी सीजन के अकॉर्डिंग ही बहती है, अदरवाइज नहीं बहती, बिल्कुल ठहराव पर रहती है। तो जब इसका पानी यहाँ से चला जाता है तो हम आसपास जो देखते हैं, तो इस रिवर की वजह से हमें एक प्लेन एरिया नजर आता है जिसे हम फ्लड प्लेन कहते हैं। यानी जब सीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पर पानी भरा रहता है, और सीजन जब रिवर का खत्म हो जाता है बहने का, तब हम यहाँ पे एक फर्टाइल प्लेन देखते हैं, तो हम उसे फ्लड प्लेन एरिया कहते हैं। नेक्स्ट है आपका मिएंडर एंड ऑक्सबो लेक। देखो मिएंडर एंड ऑक्सबो लेक आपके बुक में भी 137 पे इसकी पिक दी हुई है कि व्हाट इज ऑक्सबो लेक एंड मिएंडर। Look at this. मिएंडर जब रिवर फ्लो करती हुई ऐसे आती है सीधी सीधी, और आते आते ये इस शेप में हो जाती है। किस शेप में? इस शेप में हो जाती है। तो ये जो शेप होता है इसे हम मिएंडर कहते हैं। रिवर का मूव कर जाना इस शेप की तरह, उसे हम मिएंडर कहते हैं। ऐसे आ रही है, देखो आप लोग, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल सीधी फ्लो करती आ रही है, लेकिन यहाँ के ये इस तरह से वो हो गई, ये हो गई ना इस तरह से, तो ये क्या कहलाएगा? मिएंडर। और ऑक्सबो लेक क्या होता है? ऑक्सबो लेक, दिस इज द फीचर विच फॉर्म्ड इन द middle course of the river on entering plain area. In this course, the erosive power of water become less and rivers start depositing the sediment. The river flows a curved path forming large bend instead of a straight path. These meanders are usually S-shaped, and sometimes the curvature becomes so sharper that the meander break through the river and form a loop known
as Oxbow Lake. It means कि जब रिवर फ्लो करती हुई आती है वो स्लो हो जाती है, स्लो होने की वजह से अगर उसको कोई ऐसा एरिया मिलता है जहाँ उसका शेप कर्व हो जाता है, देखो वाटर को जहाँ जैसी जगह मिलती है वो उस तरह से मूव करती है। ऐसे आ रही है, यहाँ पे अगर उसको लाइट वे मिल गया तो वो यहाँ मुड़ जाएगी, यहाँ से आ रही है, यहाँ वे मिल गया, यहाँ फ्लो हो जाएगी। तो इसी वजह से जब ये स्पीड में से आ रही है, यहाँ से आती जा रही है, आते जाने की वजह से उसे यहाँ मुड़ने का रास्ता मिलता है तो वो एस शेप में मूव कर जाती है, जिसे हम मिएंडर कहते हैं। ऑक्सबो लेक क्या होते हैं, कई दफे ये मूव करने की वजह से और आगे उसके पास ज़्यादा स्पीड एरिया है, ज़्यादा मूव करने वाला एरिया है, तो जब वो मूव करती है तो बहुत तेज़ी की वजह से वो अपने वाटर को यहाँ वहाँ छोड़ती भी चली जाती है। कि ये देखिए आप, यहाँ से वे मूव कर रही है, मूव करती हुई इधर से आ रही, इधर से आ रही, लेकिन थोड़ा सा जो वाटर है, कटाव कह सकते हैं हम कि थोड़ा सा जो कर्व शेप है रिवर का, यहाँ से ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद अगर यहाँ कोई खाली जगह पड़ी है तो ब्रेक होगा, तो वो जो खाली जगह है अगर ब्रेक हो रहा है पानी वहाँ से, तो ऑब्वियस है वाटर उस एम्प्टी एरिया को फिल करेगा। पॉसिबल है ना, आप पानी, ग्लास का पानी आप ज़मीन पर फेंक कर देखिए, जहाँ थोड़ा सा उसको झुकाव मिलता है और अगर वो जगह खाली है तो पहले वाटर उस एम्प्टी एरिया को फिल करेगा, बाद में आगे की तरफ मूव करेगा, बचा हुआ वाटर आगे की तरफ मूव करेगा। तो सेम कंडीशन जब इसके मिएंडर्स इस तरह से बन जाते हैं और कहीं और अदर स्पेस में कटाव होता है तो वाटर जो इधर फिल होकर फिर आगे की तरफ मूव करता है, तो इसे एस शेप जहाँ बनता है उसे हम मिएंडर कहते हैं। और कटाव की वजह से जो एम्प्टी एरिया फिल होते हैं हम उसे ऑक्सबो लेक कहते हैं। अंडरस्टैंड। वी शेप वैली, देखो वी शेप वैली क्या है ये अभी मैं आपको बताती हूँ। पहले हम इस पिक्चर्स के सारे सिस्टम पूरे कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका डेल्टा। डेल्टा क्या होता है सबको पता है, रिवर जब फ्लो करती है ऊपर से नीचे तक आती है, देखो यहाँ से फ्लो करती हुई यहाँ पर आएगी, है ना। जब यहाँ से फ्लो करती यहाँ पर आएगी तो हमने अभी पढ़ा था स्टार्टिंग में कि रिवर अपने साथ रॉक्स के सिल्ट लेते भी आती है, सॉइल लाती है, रॉक्स के पार्टिकल्स लेकर आती है अपने साथ। बहुत सारे पार्टिकल्स जब वो मूव करती हुई लाती है तो यहाँ पर आके देखो पूरा प्लेन एरिया है, यहाँ आके इसकी जो पोजीशन है, उसकी जो स्पीड है बिल्कुल डाउन हो जाती है, लो हो जाती है। फिर क्या होता है, यहाँ ये अपने साथ लाए हुए पार्टिकल्स को यहीं छोड़ देती है और फिर ये आगे की तरफ जाके सी में, ओशन में मिल जाती है। तो यहाँ जो ये पार्टिकल्स छोड़ती है तो काफी लंबी प्रोसेस के बाद, काफी मिलियन ईयर्स की प्रोसेस के बाद हमें जो लैंडफॉर्म दिखते हैं यहाँ पर, इन पार्टिकल्स का धीरे धीरे कलेक्ट होते जाना, छोड़ रही है आगे की तरफ मूव कर रही है, हर बार यही प्रोसेस हो रही है। तो ये काफी मिलियन ईयर के प्रोसेस के बाद हमें लैंडफॉर्म नजर आते हैं इन रिवर्स की माउथ के यहाँ पर, वो डेल्टा कहलाते हैं। गंगा रिवर ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा डेल्टा क्रिएट करती है जिसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा कहा जाता है, वो है सुंदरबन डेल्टा। तो यही वो डेल्टाज हैं जो रिवर्स क्रिएट करती हैं और यहाँ पर ये एजिटेटरी, हम इसको एजिटेटरी ना बोलते हुए डिस्ट्रीब्यूटरीज भी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। ये क्या होती है, हमने पढ़ा था कि किसी रिवर के साथ, देखो ये रिवर बह के आ रही है, ये दूसरी रिवर आके इसमें मिल गई, तो रिवर, जब जो रिवर मिल रही है हम उसको ट्रिब्यूटरी बोल रहे हैं
उसी तरह रिवर जब नीचे की तरफ डाउन हो जाती है तो भी ये बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाती है। जब ये ओशन में मिलने वाली होती है, जहाँ से ये ओशन में गिरती है या सी में गिरती है, मिलती है, तो यहाँ ये अपनी बहुत सारे पार्ट बना लेती है। तो एक रिवर के बहुत सारे पार्ट्स होकर ओशन में गिरना, तो वो जो पार्ट होंगे वो डिस्ट्रीब्यूटरीज कहलाएंगे। यानी एक रिवर के बहुत सारे पार्ट हो गए, तो पार्ट नहीं कहते हम उसको, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका नेचुरल लेवीज। इट इज रेस्ड पार्ट ऑफ द रिवर ऑन बोथ साइड बिटवीन विच द रिवर फ्लो। इट इज हायर देन द प्लेन ऑन बोथ द साइड। सच रेस्ड बैंक आर नोन एज नेचुरल लेवीज। लेवीज क्या होता है? कि वो एरिया, देखो बहते बहते ये रिवर फ्लो कर रही है, ये रिवर फ्लो कर रही है, ये रिवर फ्लो करते करते कुछ ऐसी जगह आ जाती है जैसे कुछ चट्टानें आ जाती हैं बीच में, तो रिवर रुकेगी नहीं, रिवर उनके ऊपर से फ्लो करके नीचे आएगी। तो ऐसे एरियाज जहां पर रिवर को प्लेन एरिया से ऊपर की तरफ होकर मूव करना पड़ता है, वो एरिया लेवी कहलाता है। ऐसे एरियाज जो रिवर को फ्लो करने के लिए अप होकर फिर नीचे डाउन होना पड़ता है, तो वो एरिया लीवी कहलाता है। ओके, सिंपल है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, समझते रहो। हमने क्या क्लियर किया? हमने वाटरफॉल क्लियर कर लिया, मिएंडर, ऑक्सबो लेक क्लियर कर लिया, डेल्टा कर लिया, नेचुरल लीवीज कर लिया, फ्लूट प्लेन कर लिया। क्या बचा इसमें? इसमें कुछ नहीं बचा, लेकिन 2 टॉपिक आपका अब भी है, वो हम यहीं जाके gorge. It is a narrow and steep sided valley made by the down cutting action of the river. तो ये गॉर्ज कहलाता है। इसमें है या नहीं, हम ढूंढते हैं हमारे इस पिक्चर्स में है या नहीं। इसमें नहीं है गॉर्ज, इसमें है, इसमें भी नहीं है। हम हमारे बुक की पिक्चर में देखते हैं इसे।